बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वअज्जल फरजहू। नाज़रीन किराम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम देखने का। हम ब्रेक के बाद फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं प्रोग्राम लॉ टाइम विद आर एंड सोलिसिटर्स के साथ, और मेरे साथी सॉलिसिटर लकी। हम इस ब्रेक पे जाने से पहले एक मौजू पर बात कर रहे थे, और वो था नेचुरलाइजेशन उन बच्चों के लिए जिनको इस मुल्क में रहते हुए 10 साल हो गए हैं। उसी सिलसिले में एक सवाल एक और भी आ रहा था सामने कि अगर उस बच्चे ने इस मुल्क से ट्रैवल किया है तो वो कितनी देर बाहर रह सकते हैं। तो इसी सवाल को हम थोड़ा सा और इस पे बहस करते हैं कि अगर एक ऐसा बच्चा जो इस मुल्क में पैदा हुआ है और उसके बाद मुसलसल 10 साल उसने वहाँ गुजारे भी हैं, इसी मुल्क में गुजारे हैं, लेकिन इस दौरान उसने कुछ सफ़र किए हैं, ट्रैवल किया है, तो उस सिलसिले में कानून उस पर क्या कहता है। सो लकी, द क्वेश्चन आई पुट टू यू वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंस, ऑफ कोर्स इट्स 10 years, but what about if someone has travelled? Yes, I think there is, for cases, the 10-year case for children, surprisingly, falls for cases where the parents don't have leave to remain. Most of them. Most of them, yeah. Okay, let's take this call then. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं बात करना चाह रहा था नासिर साहब। जी, इस वक्त आप लाइव हैं इस वक्त। जी, चलो बात करता हूँ। जी, पूछिए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा नाम तारक नाम है मेरा। तो मैं 1991 में आया हूँ इधर। ओके। तो मैंने दो दफा केस जमा करवाया है। तो 2 दफा ही रिफ्यूज हो गया, 1 दफा अपील में हुआ, 1 दफा डायरेक्टली हुआ है। तो उन्होंने सबूत मांगे थे 1991 से 2004 तक। ठीक है। तो उसके वो सबूत मेरे पास नहीं थे। इसके बाद वाले सारे अब तक मेरे पास हैं। यानी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि 2000 आपने होम ऑफिस ने ये एक्सेप्ट किया है कि आप 2004 में यहाँ थे, यानी आपका जो पिछला पीरियड है 1991 वाला, वो उन्होंने उसको कंसिडर नहीं किया, यही बात है? जी। तो उन्होंने ये बोला कि वो वाला सबूत हमें चाहिए। तो वो वाला वक्त तो मेरे पास नहीं है। ओके, तो आप क्लेम तो कर रहे हैं कि आप 1991 में यहाँ थे? हाँ, वो तो मैं था, लेकिन वो वाला सबूत वो कह रहे कि आपने काम किधर किया या क्या किया। अच्छा, एक तो वैसे तो मेरा अपना डॉक्टर बना हुआ 1991 से। तारक साहब, तो ऑलरेडी मैं तारक साहब, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, मैं बेडफोर्ड से बात कर रहा हूँ। ब्रेडफोर्ड की बात कर रहे हैं? बेडफोर्ड से। अच्छा, आपके केस में चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़रा इस प्रोग्राम का दौरानिया ख़ासा मुख्तसर होता है, और हम उसमें ज़रा लंबी चौड़ी बहसें जो हम नहीं कर सकते। तो अगर आप ऐसा करें कि आप हमें कांटेक्ट कर लें कल ऑफिस के नंबर पे बात कर लें, बेशक। ठीक है। ये जो स्क्रीन पे आ रहा है ऑफिस का नंबर आपका, जी, ये 0161 नंबर है, 4455। ये नंबर नोट कर लें, और कल आप बेशक ना ऑफिस के नंबर पे रब्ता कर लें, फिर आपसे हम तफसील से आपसे डिस्कस कर लेंगे। क्या ख्याल है? थैंक यू वेरी मच। ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया। Right. This question I think need a lot of clarifications. He came into this country in 1991 and literally qualifies, but obviously the Home Office is not accepting his case. So I think we need to dig in to get this the whole information from him. If they've not accepted his case, it will only be because he's not been able to prove that he's been here physically for that period of time. He's saying that he has been here for 1991, and he has his I think GP as well, but let's we can investigate that further. Let's investigate it further. Right, back to the question. We're talking about travel. Yes. Yes. For children whose parents have visas, they travel here and there for holidays. Yes, they can travel at the time they have done 10 years. You would find that they would not even need to make an application for naturalization, because if they've been here lawfully with the parents, they would have obtained indefinite leave to remain at some point, probably become British even before 10 years. Now, for those who actually wait for the 10-year period, from experience, you find that these are
families where they don't have leave to remain at all. And in most cases, those children would not have traveled at all out of the country. However, if you're looking at cases where the father or the mother came here as a student and they've been able to make some trips out of the country, they are not restricted from making those trips. Now, the position will be that if the child has been out of the country for more than 6 months cumulatively, then an explanation will be provided as to what that child was doing outside. If the child traveled for one consecutive 3-month period and stayed outside, then obviously they may expect some few explanations. Now, besides travel, another issue that may prevent you from getting this document would be a case where there is a deportation hanging on either of the parents. From experience, I've seen a case where the father committed a crime and this father was issued with a deportation order. We did explain last week, I think, the difference between deportation and removal. Now, you get deported only when you've committed a criminal offense and you've been sentenced to prison for at least 12 months. So the father in this case was sentenced to prison for about 12 or 13 months. So the issue was deportation was already pending, but the Secretary of State had delayed deporting this man. So he was, raising a family, and the child would have been 10 years now, I think a few months ago. I know that there's going to be a problem there because they've written a few times to the family to tell them to leave. And the woman had made an asylum claim in her own right, which was dismissed. She made an application under the 7-year provision, paragraph 276 ADE of the immigration rules. That was refused as well because they told her there's been deportation pending all this while. So while you were raising your family, you knew that you were going to be deported. Now, the case is not something I'm dealing with. So I don't know what has happened, but I think it's going to be a controversial one because that child the deportation was there before the child was born. So that child is not independent yet. The child still lives with the father and the mother. So the position of the Secretary of State will be, if you move, the children are still young enough to follow you, form a family unit. So we are not going to, because if they give that child naturalization and the child becomes British, it becomes a bar to removal. It becomes a bar to deportation, in which case they can go to the courts and argue that they should not be deported because they have a British child. Can I just take a call? Yes, sir. Hello. अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन सा बात करें जी? जी मैं बात कर रहा हूँ, मतलूब बात कर रहा हूँ लंदन से। जी मतलूब बोलिए। अच्छा, मेरा एक सवाल है मेरा छोटा सा कि मैं जिस घर में रह रहा हूँ एज ए फैमिली है, मैंने अपने मिसेस के लिए अप्लाई करना है। तकरीबन मेरी और सब कंप्लीट है, लाइक इनकम के बारे में। तो वो मेरा ये मसला है कि वो कह रहे हैं कि हम आपको खत लिख के दे देंगे लाइक अकोमोडेशन का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर वो लिख के दे देंगे एज ए फैमिली मेंबर है तो ये एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? कौन सी एप्लीकेशन आप डाल रहे हैं? स्पाउस के लिए। स्पाउस एप्लीकेशन है। और आप जिस घर में रहते हैं वो आपको, मतलब आप वहाँ पर टेनेंट हैं, क्या पोजीशन है? नहीं, मैं फैमिली के साथ रह रहा हूँ ना। यानी उन्हीं फैमिली के साथ आप रहते हैं? जी। आप उनको किराया पे नहीं करते? किराया नहीं देते उनको आप? नहीं, किराया तो मैं देता हूँ, एज ए लाइक फैमिली मेंबर रह रहा हूँ। अच्छा, फैमिली मेंबर के तौर पर रहते हैं और किराया भी देते हैं? हाँ जी 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 जी। ओके। नहीं, अगर वो लेटर लिख देते हैं तो, लेकिन उनका अपना घर है या वो खुद भी टेनेंट है? नहीं, उनका अपना घर है। हाँ, नहीं वो लिख के दे सकते हैं आपको एक लेटर, तो ये एक्सेप्टेबल होगा बिल्कुल। अगर उनको प्रॉपर तरीके से लिख लें कि भाई इसमें हमारे पास ये बंदा रहता है, हमारे पास एनफ अकोमोडेशन है और ये कि इसकी अगर फैमिली के साथ अगर ये रहता है तो हमें कोई इशू नहीं है और हमने इसको रेंट ले रहे हैं या रेंट फ्री है, आपके नाम पर कोई बिल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इस घर में? मेरे जो फोन के बिल्स आते हैं वो बैंक स्टेटमेंट है या ये सारा। यूटिलिटी बिल आपके नाम कोई नहीं होगा ना फिर? नहीं। हाँ, उसमें फिर उनसे कहें कि वो ये भी मेंशन कर दें कि यूटिलिटी बिल जो है वो उनके नाम पर है। मतलब थोड़ा सा इसको, इस लेटर को थोड़ा सा क्लियर कर दें कि आपकी पोजीशन वहाँ पर है क्या, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। ऐसा हो सकता है।
ठीक है जी। ऐसा हो सकता है, मतलब इसमें कोई ऐसा इशू नहीं, कोई ऐसा इशू भाई। वो जो भी बंदा जो आपको ये लेटर दे रहा है उससे कहें कि अपने बारे में क्लियर ही लिखे वो कौन है, मतलब नाम लिखें, डेट ऑफ बर्थ लिखें। अगर वो अपने पासपोर्ट की कॉपी लगा देते हैं तो ज़्यादा मुनासिब होगा। अगर उनके वो घर के ओनर हैं तो उसकी ओनरशिप की कोई सबूत साथ लगा दें तो मेरा ख्याल लेटर काफ़ी होगा। उनमें कौंसल टैक्स का लेटर लगा दें। हाँ, कौंसल टैक्स भी ठीक है, नहीं लेकिन ओनरशिप का तो कुछ सबूत होगा ना उनके पास, मतलब उनके पास कोई कोई मॉर्गेज स्टेटमेंट कोई चीज़ लगा दें तो एनफ होगा ये। क्योंकि वो 4 बेडरूम है उसका ना, उनकी मिसेज और 2 बच्चे हैं। हाँ नहीं ठीक है, मैं समझ गया की बात। वो अगर उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दें सब चीज़ों को तो ये काफ़ी होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। अनदर कॉल। हेलो जी, ये बात करवा सकते हैं जी, आप इस वक्त ऑन एयर हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, आप क्या? मैंने एक सवाल पूछना है, मैं जब फोन बंद करूंगा प्लीज फिर जवाब दे दीजिएगा। जी जी। मेरे 3 साल के वीजे मिले थे मुझे ना, मैंने 2008 में केस किया था और 2010 में जवाब आ गया था। 3 साल का वीजा मिला मुझे और मेरी वाइफ और बेटे को। फिर उसके बाद 3 साल का वीजा खत्म हुआ, फिर मैंने एक्सटेंशन कराई 3 साल, वो भी खत्म हो गए। फिर उसके बाद मैंने इंडेफिनिट अप्लाई किया, तो मुझे इंडेफिनिट अप्लाई किया, साल पूरा हो गया, तो मैं नेशनलिटी कर सकता हूँ अभी अप्लाई? आपको इंडेफिनिट मिल गया? हाँ जी, मुझे 1 साल हो गया पूरा इंडेफिनिट मिले को। ओके, तो इस दौरान तो मैंने जब केस किया था तो मेरा बेटा तब अंडर एज था, तकरीबन 9 ईयर्स 10 ईयर्स का। अभी वो 18 साल से ऊपर हो गया, तो क्या मैं अब सबकी नेशनलिटी कर सकता हूँ? कुछ चेंज हुआ सुना है, कुछ 10 साल की थोड़ी सी आपकी कुछ मुझे वजाहतें आपसे पूछनी है। एक ये बताएं कि आपको ILR मिल गई है इस वक्त, ठीक है? हाँ जी, वो मिल गई है और आपको 1 साल भी पूरा हो गया। हाँ जी, 1 साल पूरा हो गया। 1 ईयर आफ्टर ILR। जी जी। और आपका सवाल ये है कि आप नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं, ये पहला सवाल, ये तो आप कर सकते हैं। आगे दूसरा सवाल क्या था आपका? दूसरा सवाल ये, जो मेरा बेटा है ना, वो जब मैंने कुछ वकील से बात भी करी थी इधर आके ना, तो वो कह रहे जी अभी ये चेंज हो गया, कुछ 10 साल का मसला हो गया, अभी आप कर नहीं सकते। तो मैं यही बस शशोपन में आप सवाल मैं करवा सकता हूँ, क्योंकि मैंने सारे टेस्ट भी कर लिए, सब कुछ मैंने कर लिया। आप क्वेश्चन करना, आपका चेंजिंग हुई है, तो मैं मुझे फोन बंद करूंगा, फिर आप जवाब दीजिए। मैं फोन FTV की आवाज खोल दूंगा। आप सिर्फ मुझे क्वेश्चन बता दें कि है क्या, आपका बच्चा आपके साथ था? अभी सब साथ ही है, सारे मियाँ बीवी इकट्ठे ही हैं। नहीं, जो 2008 में एप्लीकेशन आपने की थी और आपको लीव मिल गई थी, उसमें बच्चा साथ था आपके? हाँ जी, साथ था, एप्लीकेशन मैंने की थी साथ ही। तो अब आप ये मेन एप्लीकेंट मैं ही था। ओके, तो आप ये पूछ रहे हैं कि बच्चा भी आपके साथ अप्लाई कर सकता है या नहीं कर सकता, ये सवाल? हाँ, वो मैंने एक वकील से पूछा, वो कह रहा था आप नहीं कर सकते, आपका बेटा कर सकता है एप्लीकेशन। अच्छा चले, हम आपको आंसर करते हैं। चले, जज़ाकल्लाह। ओके, वन मोर क्वेश्चन। हेलो जी। हेलो जी, आप इस वक्त ऑन एयर हैं। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। हाँ जी, मुझे ये पूछना है आपसे कि मालूमात ये करनी थी कि मेरी अपने घर की फैमिली का है थोड़ा सा ट्रबल, तो मैं आपसे ये पूछ सकता हूँ कि लॉ के बारे में कि इनडेफिनेट में अभी 2 महीने बाकी हैं, क्या समझे? तो मतलब ये है कि वो बच्ची जो है वो घर से चली गई है, मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ के। तो अब उसने जाके पुलिस का सहारा लिया और उसके खिलाफ कंप्लेन की है कि ये मुझे तंग करता है और ऐसा है और वैसा है। तो आया कि अब वो उसको इंडेफिनेट का अभी टाइम 1-1.5 महीना बाकी है और हस्बैंड अपने घर पे रह रहा है, तो अब उसके लिए उसको क्या जरूरत पड़ेगी हस्बैंड की या नहीं पड़ेगी, क्या होना चाहिए? ये इसके बारे में मालूम करना है। बगैर हस्बैंड के उसका इंडेफिनेट लग जाएगा, इससे मिल जाएगा, क्योंकि उसने पुलिस का सहारा लिया है और इमिग्रेशन का सहारा लिया है कि मेरा मियाँ जो है वो मुझे आपका सवाल समझ आ गया। जी, मुझे आपका सवाल समझ आ गया। आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। Question number 1. I think for the first part of the question was that he has completed 1 year after ILR, so he is eligible for to make an application for naturalization. Yes. The second question was a bit confusing because the son was part of this application. So
he was asking whether son can also apply for naturalization. Yeah, there are questions that we would need to ask as well. And I would like to know the route through which he got the ILR. 3 year. Discretionary leave? Yeah, it seemed, because he said 3 year and then 3 years. So okay, so he got it through discretionary leave. So yeah. Yes, the child is supposed to. So I believe the child got ILR with him as well. Yeah. Yeah, the child can be part of his application. Yeah. He said he went to another solicitor and someone told him that he may not be able to qualify because of some change in rules, as far as well, now. I'm not aware of any I'm change not aware of at the any such thing. moment. So from our, I think from our side, it's the child can also apply for naturalization. Yeah, if the child became settled when he was settled, yeah, then if he's making an application for naturalization, the child is part of family anyway. Yeah, the child should be part of it. I'll just take a call. Yeah. Hello. अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी। शील साहब से बात करनी है जी। इस वक्त आप ऑन-एयर हैं, आप बात कीजिए। नाम बताइए, कौन है आप, कौन सा बात कर रहे हैं? सर अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम जी, सवाल कीजिए, क्या है? जी ये पता लगाना, मैंने वाइफ का अप्लाई करना था वीजा, तो वो फास्ट ट्रैक सिस्टम कर सकते हो? किसी ने मुझे बताया था 2 वीक में जवाब आ जाता है। सही फास्ट आपने वीजा पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं? जी। ओके, तो आपका सवाल क्या है कि फास्ट ट्रैक है या नहीं है, ये पूछ रहे हैं आप? जी जी। कि कोई फास्ट ट्रैक अभी तक है या नहीं है, यही पूछ रहे हैं ना आप? जी जी। अच्छा, ठीक है ठीक है, आप प्रोग्राम देखते रहिए, आपको जवाब देते हैं। ओके, थैंक यू। Well, I think let me answer this question. Fast track, you know, I think this is a typical question because he belongs to Pakistan. Yes. He wants to apply for his spouse visa. So, yes, there is a fast track system where you have to pay some extra fee, and they reply in 2 weeks. Within a week or 2 weeks, they can apply. But we have cases where we have passed that limit as well. Then the entry clearance officer usually will provide a reason, an explanation, but in some cases delayed. Some cases they don't. But yes, this is available. आपने जो सवाल किया था उसका जवाब यही है कि बिल्कुल ये प्रोविजन अभी तक है। आमतौर पर यही होता है कि वो विदिन 2 वीक्स आपको आंसर कर देते हैं, लेकिन 1-2 केसेस अभी हमारे सामने ऐसे हैं जहाँ पर टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन बहरहाल ये तरीकाकार इस वक्त मौजूद है। एक और सवाल जो हमसे पूछा गया था, now the question I received was the lady was came to in this country as a spouse. She was due to complete her ILR, so I think she was close to that ILR. In the meantime, she had some problem with the husband. She went to the police and probably she went to the immigration. Now the question is whether she will be eligible for ILR without spouse or not. Yes and no. Yeah. I would say no if she's not, if she's well, I want to believe that she's not with the husband anymore. Yeah, no, she has left. She has left the house. Yeah, she's left the husband. If she's able to establish that, you know, this marriage broke down as a result of domestic violence issues, then she would need to prove that actually she was a victim of domestic violence. Yeah. And there are 2 basic ways you make you prove that you are a victim of domestic violence. One of them is that you actually reported the abuse to the police, to the authorities, in which case you should have a police report, a log number, or some documentation from the police as evidence that you actually made a complaint against your husband. And then the second one will be that you attended your GP to complain about pains, about anything at all that is associated to the abuse. So when you make the application, there must be the report from the police and then a letter from your GP. I think we should, I've just written this here so that should be one of those things we should look at. We will discuss this issue in detail. Yeah. But I think, for instance, the answer is yes and no. The answer is yes and no. If she's got all these things we've mentioned now, then she can make an application under domestic violence. They will give her indefinite leave to remain. But if she's not able to prove
that the marriage has broken down as a result of domestic violence issues, then she probably, if the Home Office are persuaded, they may give her discretionary leave to remain, but not ILR. जैसा कि आपने हमसे सवाल किया था, मेरा ख्याल सेकंड लास्ट कॉल जो मैंने रिसीव की थी वो थी कि जहाँ पर वो बता रहे थे कि वो खातून जो हैं वो घर छोड़ के चली गई हैं और उन्होंने ग़ालिबन पुलिस को रिपोर्ट किया है और शायद इमिग्रेशन को भी उन्होंने रिपोर्ट कर दिया है। तो क्या उनको ILR मिल सकती है कि उनके तकरीबन 1.5-2 महीने बाकी हैं ILR के टाइम को पूरा होने के लिए? इसका जवाब दोनों सूरतों में है, येस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। येस उस सूरत में है कि अगर वो पुलिस के पास गई हैं और उन्होंने, अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की होगी, अगर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये साबित हो जाता है कि वाकई उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुई है और वो पुलिस समझती है कि वाकई यानी इसमें कुछ मटेरियल है और वो कोई रिपोर्ट ऐसी देते हैं, और अगर वो पुलिस के पास गई हैं तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्कान है कि पुलिस ने इमिग्रेशन को वैसे इतलाक़ कर दी होगी। तो जिस वीज़े पर वो आई हैं ज़ाहिर वो वीज़ा तो उनका ख़त्म हो चुका है। जैसे ही उन्होंने अगर रिपोर्ट की है और इमिग्रेशन को इस बात की इतला मिल चुकी है कि अब वो अपने हस्बैंड के पास नहीं रह रही हैं, तो एक बात तो तय है कि वो सिलसिला तो ख़त्म हो गया है। लेकिन एक कॉल लेते हैं, शायद आखिरी कॉल होगी हमारी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे एक सवाल पूछना था कि मेरे कज़न हैं, तो वो यहाँ से मियाँ बीवी दोनों पाकिस्तान से जहाँ पे आए थे स्टूडेंट वीज़ा पे, तो फिर उनके आपस में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई, तो फिर उनकी डिवोर्स हो गई यहाँ पे आके दोनों की। तो जो डिग्री एब्सोल्यूट होती है वो कोर्ट की तरफ से वो भी दोनों को मिल चुकी है, और फिर उसमें जो मेरे कज़न है उन्होंने किसी और के साथ पार्टनर जो सिविल पार्टनर का एप्लीकेशन डाल दिया था होम ऑफिस में। तो लेकिन अब चूंकि उनके बच्चे भी हैं तो वो चाहते हैं कि वो रीमैरिज कर लें, उनकी बीवी के पास स्टेटस आ चुका हुआ है। तो क्या जी, तो ऐसा हो सकता है कि वो उससे अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ करा के दोबारा। अच्छा डियर, आपका ना मैं आपको सॉरी मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, पता क्या जी जी इस किस्म की जो सवाल है ना, इसके लिए मैं आपको एडवाइस करता हूँ कि आप हमसे ऑफिस में अगर रब्ता कर लें तो ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे ना आपसे पूछनी पड़ेंगी और शायद आप उसका ऑन एयर जवाब भी ना दे सकें। तो बेहतर है कि आप ये नंबर इस पे लिखे हुए ना स्क्रीन के ऊपर, आप ये नंबर देख लें। तो इनमें से आप कल किसी नंबर पे फ़ोन करें तो आपको फिर हम मज़ीद तफसीलात आपसे पूछ के ना तो हम आपको इसका जवाब दे देंगे। ठीक है, ये मेरा ख्याल ज़्यादा मुनासिब रहेगा। थैंक यू जी। तो मैं बात कर रहा था कि जैसे उनको डोमेस्टिक वायलेंस वाले केस की, तो उसमें उनको अगर तो वो ये साबित कर सकते हैं कि वाकई डोमेस्टिक वायलेंस है, और तो ऐसी सूरत में उनको लीव टू रिमेन मिल सकती है। वो ज़रूरी नहीं है कि उनको स्पाउस की वजह से मिले, उनको वैसे मिल जाएगी। एक कॉल। हेलो, आरे से बात करवा सकते हैं? जी इस वक्त आप ऑन एयर हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको फोन किया, आपने अभी आंसर नहीं दिया मेरे फोन का ना, मैं वेट कर रहा था। मैं आपको बोल रहा कि मेरा प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हो गया। क्या क्वेश्चन था आपका? मेरा क्वेश्चन यही था कि मैंने 2008 में एप्लीकेशन डाली थी और हमें 2010 में जवाब मिल गया था। तो मुझे 3 साल के जो वीजे थे जिसकी हिस्ट्री लीव थी वो मेरी क्लियर हो गई। अभी मेरे पास इनडेफिनेट है जिसको 1 साल खत्म होने में पूरा हो गया वो। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं? आपने शायद बात सुनी नहीं, मैंने आंसर किया इस क्वेश्चन को। मैंने कहा अभी आपने जवाब नहीं दिया था, मैं बस वो वेट कर रहा था। अच्छा खैर कोई गलतफहमी हो गई है। हमने आप कंफ्यूजन में ये थे कि मेरा बेटा मेरे साथ ही है, क्योंकि एप्लीकेटर मैं ही था और मैंने तीनों को अपने नाम के वो मेरे बिहाफ पे सबको वीजा मिला, इंडेफिनिट भी मिल गया। तो मैं ये पूछना चाह रहा था क्या कि वो अभी नेशनलिटी के लिए कब अप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि किसी ने बताया था जी कि आप 10 साल से पहले अप्लाई नहीं कर सकते। नहीं, आपको हमने तो मेरे ख्याल इसका जवाब आपको यही दिया था कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बच्चा भी अप्लाई कर सकता है, आपका बच्चा भी आपके साथ अप्लाई कर सकता है। बिल्कुल एक ही कैटेगरी है आपकी और बच्चे की भी। अच्छा, अभी कुछ सुना 10 साल का नया कोई रूल उन्होंने किया कि 10 साल का रिकॉर्ड मांगते हैं। आपके लिए ये नहीं होगा, आपको एक दूसरे रूट से जो है वो लीव मिली हुई है। ठीक है, चलो ठीक। जी तो मैं ऐसे कंक्लूड कर दूं जो मैं बात कर रहा था
कि उनको बिल्कुल जो डोमेस्टिक वायलेंस वाला केस था उसकी मैं बात कर रहा था कि उनको बिल्कुल वीज़ा मिल सकता है इस कैटेगरी में। अलबत्ता अगर वो ये साबित करने में कामयाब नहीं हो सकती कि डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है तो उस सूरत में एप्लीकेशन जो है वो रिफ्यूज़ कर दी जाएगी। मैंने इस टॉपिक को नोट कर लिया। वैसे हम कोशिश करेंगे कि हम अगले प्रोग्राम में ये जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं इसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम करें और कोशिश करें कि इसके जो जितने भी पहलू हैं उस पर हम रोशनी डाल सकें। नाज़रीन इकराम, आज के इस प्रोग्राम में हमें बहुत सी कॉल्स आई और हमें लोगों की तरफ से फ़ीडबैक भी आ रहे हैं कि हम कोशिश करते हैं कि जो हमें फ़ीडबैक मिलता है हम उन्हीं सवालों को लेकर आपके सामने आएँ। हमारा एक वेबसाइट एड्रेस भी है जो कि आप जस्ट गूगल कर सकते हैं r&solicitors.co.uk। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाकर अगर कोई मज़ीद आपकी ऐसी इंक्वायरी है जो हम अभी अगर हम आंसर नहीं कर सके या अगर आप हमें फ़ोन भी नहीं कर सकें तो वो आप हमारे उस इंक्वायरी सेक्शन में जाके इंक्वायरी के उसको वहाँ पर इंक्वायरी अपनी लिख सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हम आपको वहाँ पर आंसर करेंगे। इस प्रोग्राम को देखने का बहुत शुक्रिया। हम आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार करेंगे। हमारे साथ रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।